वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज हम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, बल्कि मैं कहूँगा वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिए जाते हैं उसमें रिस्क और रिटर्न्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, रिस्क क्या है, रिटर्न क्या है, और इनके बीच में ट्रेड ऑफ किस तरह से किया जा सकता है। तो अमूमन हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन जो है इस पर ज़रूर पूछा जाता है, रिस्क रिटर्न एनालिसिस पर। तो इस लेक्चर में हम जो कवर करेंगे उसमें आप देख पा रहे हैं मीनिंग ऑफ रिस्क, रिटर्न और अनसर्टेनिटी, इनमें क्या डिफरेंस है, इनको हम समझेंगे और क्या रिलेशनशिप है। इसी तरह से रिस्क कितनी तरह का होता है, कौन कौन सा होता है और किस तरह से हम उसे मेजर कर सकते हैं। रिटर्न्स को कैसे मापते हैं, कितनी तरह का रिटर्न्स होता है, रिस्क और रिटर्न्स में क्या रिलेशनशिप है। और एक एडिशनल टॉपिक मैंने इसमें ऐड किया है, दैट इज़ इम्पैक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड टैक्सेशन ऑन रिटर्न्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट्स के जो रिटर्न्स होते हैं उस पर जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है या जो हमारे रिटर्न्स या फिर जो टैक्सेशन जो अप्लीकेबिलिटी होती है उसका क्या असर पड़ता है, क्या इम्पैक्ट आता है। कंटेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, और अगर ज़्यादा लंबा हुआ तो मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके फिर कवर करूँगा। बट ये है कि जो पूरा का पूरा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, हर टॉपिक इसमें आपके काम का होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है वो है कि इन टर्म्स का मतलब क्या है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, हमने कहा कि रिटर्न्स और रिस्क ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू आप इन्हें बोल सकते हैं। ठीक है, एक तरह से दो सगे भाइयों की तरह हैं, दो जुड़वा भाइयों की तरह हैं। वो बात अलग है कि हम एज ए इन्वेस्टर रिटर्न्स चाहते हैं लेकिन रिस्क से दूर भागना चाहते हैं, लेकिन ये दोनों साथ साथ चलेंगे। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट आपका टैक्स फ्री रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, अनलेस अगर हम कुछ ट्रेडिशनल स्कीम, पोस्ट ऑफिस की स्कीम, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एट्सेट्रा को अगर हम छोड़ दें, तो बाकी जितने भी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हैं सब में कोई ना कोई रिस्क ज़रूर मौजूद होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हम आगे बढ़ें कि रिटर्न्स होते क्या हैं। तो रिटर्न्स को जनरली हम लोग डिफ़ाइन करते हैं कि जो आपने इन्वेस्ट किया उस पर जो कुछ आपको मिला, जो इनकम आपको मिली, लाइक डिविडेंड के रूप में या फिर इंटरेस्ट के रूप में या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन, या आप इसे प्राइस एप्रिसिएशन या कैपिटल गेन कह सकते हैं। कि मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर्स हमने 25 रुपीज़ के हिसाब से ख़रीदे थे और फिर 30 के हिसाब से हमने उनको सेल कर दिया। तो इस तरह से भी हम जो है प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो 5 रुपये पर शेयर हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से ये रिटर्न्स होते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। रिस्क क्या होता है। रिस्क का मतलब हम कह सकते हैं कि जो रिटर्न्स हमें मिलना है, देखो अगर रिटर्न्स हमें मिलना है वो निश्चित है। बैंक में हमने एफडी करवाई, पोस्ट ऑफिस में एफडी करवाई और कहा कि जी 7% रिटर्न मिलेगा, अब ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। तो जितना रिटर्न्स मिलेगा वो निश्चित हो जाए, श्योर। तो एश्योर्ड रिटर्न अगर है, एश्योर्ड रिटर्न्स का मतलब नो रिस्क, कोई जोखिम नहीं है। लेकिन जहाँ पर जो आपका रिटर्न्स है उसमें वेरिएशन हो सकता है कि वो अप जा सकता है या डाउन जा सकता है। तो जहाँ ये वेरिएशन होगा उसी का नाम ही रिस्क है। तो रिस्क का सिंपली मतलब है कि वेरिएशन इन रिटर्न्स, कि एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जितने हमने उम्मीद किए थे अगर उससे कम उससे ज़्यादा हैं, ठीक है, उसमें वेरिएशन है, तो उसे हम रिस्क कहेंगे। वैसे रिस्क को जनरली नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे की चांसेस दैट एक्चुअल रिटर्न्स आर लेस देन एक्सपेक्टेड रिटर्न, इट इज़ कॉल्ड रिस्क। कि हमारे एक्चुअल रिटर्न्स जो हैं हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न से कम हो जाएं, इसी का नाम जोखिम है। ठीक है, तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया भी, इसमें लिखा भी हुआ है कि रिस्क सिंपली मींस वेरिएबिलिटी इन एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। कि ये चांसेस है कि आपके एक्चुअल रिटर्न्स एक्सपेक्टेड रिटर्न से कम हो जाए। यानी कि जितना ज़्यादा, देखो अब ये चांसेस किस तरह से बढ़ेंगे, जितना ये डेविएशन अधिक होता जाएगा,
ठीक है। ये लाइन रिटर्न्स की हो सकती है अगर आपकी एफडी पोस्ट ऑफिस की हम बात करें जिसमें कोई वेरिएशन होना ही नहीं है, ठीक है। ये जो लाइन है ये बताती है वेरिएशन की, जैसे शेयर मार्केट में अप भी हो सकता है डाउन भी हो सकता है, ठीक है। थोड़ी सी कम फ्लक्चुएशन वाली सिक्योरिटीज़ हैं तो वहाँ पर रिस्क कम होगा। तो जितना ये वेरिएशन अधिक होगा उतना ही जोखिम होगा। इसी कारण आप आगे पढ़ेंगे भी कि जोखिम को मापने के लिए हम जनरली कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, हम वेरिएशन वाली टेक्निक्स ही यूज़ करते हैं, वेरिएशन इन रिटर्न्स वाली टेक्निक्स लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एट्सेट्रा, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा जो मैंने शुरू में अभी बताया भी आपको कि रिस्क और अनसर्टेनिटी क्या ये दोनों सेम है। जनरली हम इन दोनों को एक ही सेंस में यूज़ करते हैं, रिस्क को और अनसर्टेनिटी को, ठीक है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है, दोनों सेम नहीं है। दोनों सेम क्यों नहीं है? इसका एक कारण तो ये है कि जो अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी का मतलब बिल्कुल एक ऐसी सिचुएशन जिसको हम पहले से कोई पूर्वानुमान लगा ही नहीं सके, ठीक है। रिस्क और अनसर्टेनिटी में ये मोटा डिफरेंस है कि रिस्क आप कुछ हद तक फोरकास्टिंग कर सकते हैं लेकिन अनसर्टेनिटी की कोई फोरकास्टिंग नहीं कर सकते। कहीं किसी एक देश का दूसरे के साथ युद्ध छिड़ जाता है, लड़ाई छिड़ जाती है तो वो अनसर्टेनिटी है, ठीक है। उसकी आप पहले से कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जैसे अब कोरोना आपदा चल रही है तो ये भी अपने आप में एक अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन है। तो अनसर्टेनिटी वाली ऐसी सिचुएशन जहाँ पर हम ना तो कोई प्रोबेबिलिटी असाइन कर सके उसको कि भी कोई समस्या होगी, उसके चांसेस कितने हैं, ठीक है। तो उसे हम अनसर्टेनिटी बोलते हैं। दूसरी बात ये भी कि अनसर्टेनिटी जनरली दोनों सेंस में यूज़ की जाती है। अनसर्टेनिटी पॉजिटिव सेंस में भी यूज़ की जा सकती है और नेगेटिव सेंस में भी। अनसर्टेनिटी ये बताती है कि आपकी उस अनसर्टेन सिचुएशंस के कारण आपके रिटर्न्स अपेक्षा से ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। लेकिन रिस्क जनरली नेगेटिव सेंस में ही यूज़ किया जाता है। तो ये मुख्य रूप से इनमें डिफरेंस है। तो जैसा कि मैंने बताया आर नॉट सेम। रिस्क जनरली नेगेटिव सेंस में एडवर्स सिचुएशन को डिनोट करता है, जबकि अनसर्टेनिटी जो अनिश्चितता है उसके कारण आपको फ़ायदा भी हो सकता है और आपको नुकसान भी हो सकता है। और रिस्क को आप फोरकास्ट कर सकते हैं कुछ हद तक, जो आपके पिछले एक्सपीरियंस है वो आपको बता सकते हैं कि भाई फलां शेयर है और इसमें वेरिएशन के इतने चांसेस हैं तो इसमें इतना रिटर्न मिलने के चांसेस इतने हैं। तो आप एक प्रोबेबिलिटी असाइन कर सकते हैं कि रिटर्न 15% मिलेगा, इसके चांसेस है 0.4, रिटर्न 25% मिलेगा, इसके चांसेस है 0.6, और इस तरह से आप एस्टिमेट कर सकते हैं। लेकिन अनसर्टेनिटी के केस में ऐसी कोई भी प्रोबेबिलिटी असाइन नहीं की जा सकती। तो ये इन दोनों में एक प्रमुख अंतर आता है। तो इसलिए रिस्क और अनसर्टेनिटी बेशक जनरली एक ही टर्म्स में यूज़ किए जाते हों, लेकिन हम इन दोनों में अंतर करके चलेंगे। हम इन दोनों को सेम उसमें यूज नहीं करेंगे, सेम मीनिंग में यूज नहीं करेंगे। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर कि रिस्क कितनी तरह का होता है। देखो भाई, जनरली वैसे रिस्क के आप बहुत सारे टाइप्स पढ़ेंगे, लेकिन जनरली जो हम रिस्क को बांटते हैं इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से वो हम दो कैटेगरी में बांट कर चलते हैं। एक होता है सिस्टमेटिक रिस्क और होता है दूसरा अनसिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है। अब सिस्टमेटिक रिस्क क्या है? सिस्टमेटिक रिस्क का मतलब होता है ऐसा रिस्क जिसको मैंने लिखा भी है नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क। अब पहले डाइवर्सिफिएबल क्या होता है उसको समझ लो। डाइवर्सिफिएबल रिस्क का मतलब ऐसा रिस्क जिसको हम डाइवर्सिफाई कर सकें। अब डाइवर्सिफाई का मतलब क्या है? देखो, अनसिस्टमेटिक रिस्क जो होता है, ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये फर्म स्पेसिफिक होता है, फर्म स्पेसिफिक। इसका मतलब है कि मान लीजिए किसी एक फैक्ट्री के मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, उसको रॉ मेटेरियल की अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है, उसके मार्केटिंग मॉडल को लेकर कोई समस्या है, तो उस फर्म के रिटर्न्स में गिरावट आ सकती है। अब मान लीजिए मैंने अगर सारे के सारे अपना इन्वेस्टमेंट का अमाउंट उसी फर्म में अगर मैंने लगाया हुआ है तो क्या होगा, मेरा सारा पैसा डूब जाएगा। तो ऐसे जोखिम से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, आपने एक कहावत सुनी होगी कि डोंट पुट ऑल एग्स इन अ सिंगल बास्केट, कि सभी अंडों को एक ही टोकरी में नहीं रखना चाहिए, यानी कि सारा पैसा एक ही कंपनी में नहीं लगाना चाहिए। तो आप अनसिस्टमेटिक रिस्क को सिंपली डाइवर्सिफाई कर सकते हो। आप एक ही कंपनी में या एक ही तरह के इंडस्ट्री में पैसा लगाने के बजाय उसको आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। आप अलग अलग जगह रुपया लगाते हो, एक से अधिक फर्म में इन्वेस्ट करते हो,
ठीक है। और उससे क्या होता है, उससे वो जोखिम बैलेंस हो जाता है, क्योंकि एक साथ ही सभी कंपनियों के रॉ मटेरियल में प्रॉब्लम नहीं आने वाली, एक साथ सभी कंपनियों में लेबर प्रॉब्लम नहीं अराइज होने वाली। तो जो किसी पर्टिकुलर फर्म को अफेक्ट कर रहा है लेकिन दूसरी फर्म पर उससे कोई असर नहीं होगा, उसे हम बोलते हैं अनसिस्टेमेटिक रिस्क, जिसको हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो जोखिम आता है उसे हम बोलते हैं सिस्टेमेटिक रिस्क, इसका नाम है नॉन डाइवर्सिफिएबल। अब सिस्टेमेटिक रिस्क कैसा होता है, मान लीजिए मार्केट में पूरा एक तरह से डिप्रेशन आया हुआ है, मंदी का दौर आया हुआ है, तो उससे सभी फर्म पर असर पड़ने वाला है, कोई भी फर्म इससे बच नहीं सकती। चाहे आपने 100 फर्म्स में रुपया लगाया हुआ है तो सारी की सारी हंड्रेड्स पर ही उसका असर पड़ने वाला है। तो जो जोखिम सारी फर्म्स को, सभी को, इट अफेक्ट ऑल, ठीक है, इट अफेक्ट ओनली पर्टिकुलर फर्म, ठीक है। तो जो पर्टिकुलर फर्म से रिलेटेड होता है वो अनसिस्टेमेटिक है, उसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, और जो सभी को अफेक्ट करता है वो नॉन डाइवर्सिफिएबल होता है, ठीक है। तो ये वाला जो रिस्क होता है वो अनकंट्रोलेबल भी होता है, ठीक है, बाहरी फैक्टर्स की वजह से होता है, इसलिए पूरी तरह से अनकंट्रोलेबल माना जाता है, और इसको आप नॉन डाइवर्सिफाई कहते हैं, ठीक है। और ये वाला जो है आपका, ये कंट्रोलेबल होता है, अनसिस्टेमेटिक रिस्क की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब जहाँ तक बात इनको मापने की है, आगे वैसे डिटेल में मैंने इसमें दिया हुआ है, तो मापते कैसे हैं, तो सिस्टेमेटिक रिस्क को हम बीटा से मापते हैं। बीटा आपने पढ़ा भी होगा, बीटा का मतलब होता है सेंसिटिविटी ऑफ सिक्योरिटी रिटर्न्स टुवार्ड्स मार्केट रिटर्न्स। आगे डिटेल में मैं अभी इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसे हम आसानी से बीटा की हेल्प से माप सकते हैं, क्योंकि ये हमें क्या करना है, पूरी इकोनॉमी के लिए एक बार मापना है, पूरी हर एक कंपनी के लिए एक बार मापना है। लेकिन ये जो फर्म स्पेसिफिक रिस्क है ये अलग अलग फर्म्स के लिए, क्योंकि अलग अलग होगा और ये वेरी करता रहता है कि अभी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, बाद में रॉ मटेरियल को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बाद किसी और वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए इसको मापना बड़ा मुश्किल है, इसको सिंपली डाइवर्सिफाई किया जाता है, मापने के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ा जाता। तो आगे बढ़ते हैं। अब सिस्टेमेटिक रिस्क, जैसे मैंने बताया, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ये टोटल रिस्क का मतलब क्या है, टोटल रिस्क किसे कहते हैं, टोटल रिस्क का मतलब है टोटल वेरिएशन इन रिटर्न्स, ठीक है, कि जितना आपने उम्मीद की थी कि 15% का रिटर्न मुझे मिल सकता है, लेकिन ये 10% का वेरिएशन इसमें आ रहा है, 5% भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। तो जो 10% का जो आपको वेरिएशन नज़र आ रहा है अप एंड डाउन, ये टोटल वेरिएशन कहलाता है, ठीक है। और इस टोटल वेरिएशन को हम मापते जनरली वेरिएंस से। वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो जनरली हम इसको वेरिएंस के हेल्प से मापते हैं। तो इस टोटल जो रिस्क है, टोटल वेरिएशन का वो हिस्सा जो विच इज़ कॉज्ड बाय फैक्टर्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ कंपनी, जो कंपनी के कंट्रोल से बाहर है, ऐसे फैक्टर्स से अराइज होता है, कैन नॉट बी डाइवर्सिफाई, अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, इवन बाय होल्डिंग एन एफिशिएंट पोर्टफोलियो और लार्ज अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज़। आपने मान लीजिए नियर अबाउट 100 सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रखा है, फिर भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना, फिर भी आपको बियर करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसे हम सिस्टेमेटिक रिस्क बोलते हैं। और ये मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो आपके कंट्रोल से बाहर है, लाइक इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी इस तरह की हो जाए, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, उन वजह से इफेक्ट ये अराइज होता है, ठीक है। चलिए, तो अब इस रिस्क को कौन कौन से हिस्सों में बांट सकते हैं, जनरली काफ़ी सारे हैं, लेकिन मेनली जो हमने इसमें लिए हैं, एक इसमें आता है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क का मतलब हो गया कि जनरल टेंडेंसी ऑफ मार्केट। अब मान लीजिए मार्केट में सिचुएशन इस तरह की है कि लोगों को लग रहा है कि मार्केट में मंदा आने वाला है, ठीक है, जीडीपी लगातार गिरने वाला है, मतलब मार्केट के सेंटीमेंट्स ही नेगेटिव हो गए हैं, ठीक है। नेगेटिव का मतलब बियरिश हो गए हैं, बियरिश ट्रेंड, गिरावट का दौर है मार्केट में। सभी इन्वेस्टर जनरली मतलब जो है मेजॉरिटी में जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि अब मार्केट गिरने वाली है, तो अपना शेयर्स बेचकर निकलने वाले हैं, ठीक है। तो मार्केट बढ़ने की उम्मीद रखने वाले इन्वेस्टर्स बहुत कम हैं, तो इससे क्या होगा, इससे उसमें गिरावट आएगी, ठीक है। और इस वजह से अब चाहे आपके कितने ही अच्छे शेयर्स क्यों ना हो, सभी के रिटर्न्स में गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये सभी को अफेक्ट करेगा। अगर कुल मिलाकर एक
ट्रेंड्स, बियरिश ट्रेंड मार्केट में आ जाता है, डाउनवर्ड्स ट्रेंड अगर मार्केट में आ जाता है। इसी तरह से इंटरेस्ट रेट रिस्क, अब मान लीजिए आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देता है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, सभी तरह के लोन सभी के लिए महंगे हो जाएंगे, ठीक है। अब लोन महंगे हो जाएंगे तो जो उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है उसकी लागत बढ़ जाएगी, तो जाहिर सी बात है इसका असर भी सभी कंपनियों पर पड़ेगा। वो बात अलग है किस पर कम किस पर ज़्यादा पड़ेगा, उसी चीज़ को बीटा से फिर मापते हैं, नहीं तो इम्पैक्ट इसका सभी पर आएगा। इसी तरह से आता है नेक्स्ट परचेजिंग पावर रिस्क। परचेजिंग पावर रिस्क क्या होता है, जो इन्फ्लेशन के कारण होता है। अब मान लीजिए इन्फ्लेशन के, आपको पता है कि इन्फ्लेशन जो है हमारे कंज्यूमर्स की परचेजिंग पावर को कम कर देती है, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक आदमी के पास 10,000 रुपये है, ठीक है, और कोई चीज़ 100 रुपये की आ रही है, तो वो अब उसकी कितनी यूनिट खरीद सकता है, इस टाइम वो उसकी 100 यूनिट खरीद सकता है। लेकिन अगर ये चीज़ बढ़कर 200 रुपये की हो जाए तो फिर वो उसकी केवल 50 यूनिट ही खरीद पाएगा। तो अगर आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, कंट्रोल से बाहर है, तो उससे क्या होगा, उससे आपके इन्वेस्टर्स की, आपके जो कंज्यूमर्स की परचेजिंग पावर अफेक्ट हो जाएगी। और जब उसका बहुत सारा रुपया, सोचने वाली बात है, जब एक आम आदमी का, इन्वेस्टर कौन होता है, वो भी एक आम आदमी है, तो जब उसका एक बहुत सारा रुपया अपने कंजम्पशन पर ही खर्च हो जाएगा तो सेविंग कम बचेगी तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, तो वो इन्वेस्टमेंट कम ही कर पाएगा, ठीक है। तो इस कारण से भी मार्केट में गिरावट हो जाएगी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मंदी के दौर में भी इस तरह की सिचुएशन आती है। मंदी के दौर में क्या होता है, मंदी के दौर में एम्प्लॉयमेंट जो है वो अफेक्ट हो जाता है, रोज़गार प्रभावित हो जाता है, और रोज़गार प्रभावित होने से उसके पास पैसा होता ही नहीं कि वो खर्च कर सके, तो उसकी परचेजिंग पावर दूसरे ढंग से ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह के जो चेंजेस हैं, जो जोखिम हैं, वो पूरी ओवरऑल इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। ऐसी होता है एक्सचेंज रेट रिस्क। बेसिकली वैसे इसका इम्पैक्ट उस पर पड़ता है, ऐसी इंडस्ट्री पर जो इंटरनेशनल ट्रेड में लगी हुई है। लेकिन देखा जाए तो आप इवन अगर आप एक फ़ोटोकॉपी भी करवाने के लिए जाएंगे तो हो सकता है वो मशीन जो है जापान में बनी हुई हो, ठीक है। तो इम्पैक्ट इस पर सभी इम्पैक्ट इसका भी लगभग सभी पर आता है, क्योंकि क्या होगा, अगर एक्सचेंज रेट में चेंज होगा तो जो आपने मशीनें वगैरह, इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट जो आपने बाहर से मंगवाया उनकी लागत बढ़ जाएगी, और उनकी लागत फिर सभी के लिए बढ़ेगी, ठीक है। तो उसका असर भी सभी पर देखने को मिलेगा, तो ये भी ओवरऑल मार्केट को अफेक्ट करता है। तो ये सिस्टेमेटिक रिस्क होता है, और ये सिस्टेमेटिक रिस्क जैसे कि मैंने बताया अनडाइवर्सिफिएबल या नॉन डाइवर्सिफिएबल होता है। ये जोखिम कहता है कि जी बचकर कहाँ जाओगे मुझसे, मैं सभी को अफेक्ट करने वाला हूँ। आप चाहे एक कंपनी में लगाओ, चाहे दूसरी में या तीसरी में, मैं सभी पर असर डालने वाला हूँ। इसीलिए इसका नाम है नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क या सिस्टेमेटिक रिस्क, ठीक है। यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैंने आपको वैसे ऊपर बताया भी है, ठीक है। अब जो मार्केट में आप देख रहे हैं एक भयंकर डाउनफॉल आपने देखा, अब तो खैर काफ़ी रिकवरी नज़र आ रही है। तो जो काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल आपको शेयर मार्केट में देखने को नज़र आ रहा था, जो कि एक पेंडेमिक महामारी कोरोना के कारण से जो फैला हुआ था, तो क्या अब क्वेश्चन उठता है, बच्चों के मन में डाउट आता है कि सर ये क्योंकि इस पूरी मार्केट को अफेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा सिस्टेमेटिक रिस्क। बेशक उस तरह से आप इसको सिस्टेमेटिक रिस्क की डेफिनेशन में ले सकते हो, लेकिन हम अगर इसको सही ढंग से समझें तो हम इसको रिस्क में लेते ही नहीं हैं, हम इसको जोखिम की संभावना में लेते ही नहीं हैं, क्योंकि कोरोना होगा और इस तरह से फैलेगा, इसको प्रिडिक्ट कौन कर पाया था, ठीक है। इसके लिए कोई प्रेडिक्शन थी ही नहीं कि इस तरह की कोई बीमारी आएगी कि आदमी को आदमी से ख़तरा हो जाएगा, इस तरह की सिचुएशन हमने फोरकास्ट की ही नहीं थी। तो जिस चीज़ के लिए हम फोरकास्टिंग नहीं कर सकते उसको जनरली हम अनसर्टेनिटी में रखते हैं, जोखिम में रखते ही नहीं, ठीक है। बाकी अगर जोखिम के नज़रिए से अगर आप देखें उसी हिसाब से इसको रखें, तो क्योंकि ये ओवरऑल मार्केट को अफेक्ट कर रही है तो उस केस में आप इसको सिस्टमेटिक समझ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि जो सिस्टमेटिक रिस्क है उसको मेजर कैसे करें, उसे मापें कैसे, ठीक है। तो सिस्टमेटिक रिस्क को सिंपली किस तरह से मापते हैं मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आज सेंसेक्स में 5% का चेंज हुआ, ठीक है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि सभी सिक्योरिटी के प्राइस 5% से बढ़ गए हों, 5% बढ़ा है मान लीजिए सेंसेक्स या निफ्टी, तो ऐसा नहीं है कि सभी
सिक्योरिटीज़ के प्राइस 5% से बढ़े हों, किसी के घटे भी होंगे, किसी के बढ़े भी होंगे। अब मान लीजिए मेरी सिक्योरिटी ए है, उसके जो प्राइस हैं वो 5 की बजाय 10% बढ़ गए। ठीक है, सिक्योरिटी बी के प्राइस जो है 5 की बजाय 7.5% से बढ़ गए। सिक्योरिटी सी के 5 ही बढ़े और सिक्योरिटी डी और ले लेता हूँ, उसके मान लीजिए 2 ही बढ़े। तो अब मैं कह सकता हूँ सिक्योरिटी एक, अच्छा सिर्फ एक दिन से फ़र्क नहीं पड़ता, इन जनरल जो पुरानी एवरेज बता रही है पीछे की, वो डेटा मुझे बता रहा है कि इन जनरल जब शेयर मार्केट 5% से चेंज होती है तो ए सिक्योरिटी के शेयर्स 10% चेंज होते हैं, उससे 2 गुना चेंज होते हैं, तो ये उससे 2 गुना है। इसी तरह से बी उससे 1.5 गुना चेंज होता है, इसी तरह से सी उसके बराबर चेंज होता है, और उसी तरह से डी को अगर मैं देखूं तो ये ओनली 0.4 टाइम्स उससे अफेक्ट होता है। तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए, अब सिस्टमेटिक रिस्क को कैसे मापते हैं। सिस्टमेटिक रिस्क को इन टर्म्स से मापते हैं, इन्हीं का नाम है बीटा। बीटा सिंपली ये बताता है कि जब शेयर, बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो, कि शेयर मार्केट्स में के रिटर्न्स में जो बदलाव होता है उससे हमारी पर्टिकुलर सिक्योरिटी के रिटर्न्स में कितना चेंज आता है, कितना गुना चेंज आता है, उसी को हम बीटा माप बोलते हैं, और जो आपका सिस्टमेटिक रिस्क है उसको बीटा से मापा जाता है। ठीक है, इसीलिए आप यहाँ देखें, पढ़ें, इसमें हमने लिखा है कि सिस्टमेटिक रिस्क कैन बी डिफाइंड एज दी पार्ट ऑफ टोटल रिस्क विच इज़ एक्सप्लेन्ड बाय मार्केट। मतलब टोटल आपकी सिक्योरिटीज़ में मान लीजिए 15% का वेरिएशन आया, और मुझे पता चल रहा है कि इसमें से 10% वेरिएशन तो भाई मार्केट के कारण हुआ है, क्योंकि मेरा बीटा है 2। ठीक है, और मार्केट आज 5% चेंज हुई, तो 5% चेंज होने के कारण 2 गुना चेंज तो 10% तो हुआ मार्केट के कारण, बाकी 5% अदर फैक्टर्स के कारण। तो यहाँ ये जो 10% वेरिएशन जो मार्केट के कारण हो रहा है, इसी का नाम सिस्टमेटिक रिस्क है। और जो 5% वेरिएशन जो अनएक्सप्लेन्ड है, जिसका मुझे नहीं पता कि क्यों हुआ, ये फर्म स्पेसिफिक कारणों से है, मार्केट की वजह से नहीं है, ये 5% जो वेरिएशन है ये कहलाएगा अनसिस्टमेटिक रिस्क, सिंपल अगर मैं इसको कहूँ तो। तो आप यहाँ देखिए, सिस्टमेटिक रिस्क कैन बी डिफाइंड एज दैट पार्ट ऑफ टोटल रिस्क विच इज़ एक्सप्लेन्ड बाय मार्केट। ठीक है, सिस्टमेटिक रिस्क इज जनरली डिनोटेड बाय बीटा, जैसे कि मैंने बताया आपको। और बीटा क्या बताता है, बीटा इज ए मेजर ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ सिक्योरिटी रिटर्न्स विद रिस्पेक्ट टू ओवरऑल मार्केट रिटर्न्स, या जिसको हम इंडेक्स रिटर्न भी बोलते हैं, कि इंडेक्स में जो रिटर्न्स होते हैं उनमें जो बदलाव हुआ उसके हिसाब से, उसकी वजह से आपके जो आपकी सिक्योरिटी मार्केट है, जो आपकी सिक्योरिटी है उसके रिटर्न्स में कितना चेंज हुआ। और जब आगे हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो उसको बड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे, आपको प्रैक्टिकली वहाँ करके भी दिखाएंगे इसमें कि किस तरह से निकालते हैं। तो अगर थोड़ी देर के लिए मैं मार्केट रिटर्न्स को x मान लूँ, ठीक है, और सिक्योरिटी रिटर्न्स को y मान लूँ, तो आपने रिग्रेशन इक्वेशन पढ़ी होगी। तो अगर मैं सिक्योरिटी रिटर्न्स की रिग्रेशन इक्वेशन मार्केट रिटर्न पर निकालूँ, y ऑन x का मतलब है कि अगर x है x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यानी कि x का असर y पर कितना होता है। ठीक है, मार्केट रिटर्न्स का इम्पैक्ट सिक्योरिटी रिटर्न पर कितना होता है। तो ये जो रिग्रेशन इक्वेशन निकाली जाएगी y ऑन x, तो आपने पढ़ा होगा कि हम रिग्रेशन कोफिशिएंट भी निकालते हैं, तो उसमें जो आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट बनेगा BYX, समझ लो वही है बीटा। ठीक है, उसी को हम बीटा बोलते हैं। तो बीटा इज ए मेजर ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ सिक्योरिटी रिटर्न्स या प्राइस विद रिस्पेक्ट टू ओवरऑल रिटर्न्स। इफ़ वी ड्रॉ ए रिग्रेशन लाइन, ये मैंने इसीलिए लिखा है इसको, कि अगर आप सिक्योरिटी रिटर्न्स को आप y माने और मार्केट रिटर्न को आप x माने, और y ऑन x पर अगर आप एक रिग्रेशन इक्वेशन खींचें, एक रिग्रेशन लाइन आप ड्रॉ करें, तो जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स होगा y ऑन x, जिसका नाम BYX हम कहते हैं, वही बीटा होगा। ठीक है, तो ये क्या बताता है, इट इज़ रेट ऑफ चेंज इन सिक्योरिटी मार्केट रिटर्न्स बिकॉज ऑफ चेंज इन जनरल मार्केट रिटर्न, कि मार्केट के जो जनरल रिटर्न्स हैं उसमें जो बदलाव होगा उसके कारण जो हमारी सिक्योरिटीज़ है उसके रिटर्न्स में कितना चेंज होगा। ठीक है, उसे हम सिस्टमेटिक रिस्क बोलते हैं और बीटा से उसे मापते हैं।
ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब बीटा के बेस पर ही हम किसी सिक्योरिटीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं कि वो किस तरह से ट्रेंड्स करेंगी। अगर बीटा 1 से कम है तो हम उसको डिफेंसिव स्टॉक बोलते हैं, यानी कि मार्केट में जितना रिटर्न्स आता है ये उससे कम रिटर्न देता है, उससे पीछे चलता है, ठीक है। लेकिन जब मार्केट गिरती है तो इसमें गिरावट भी कम आती है। अगर ये मोर देन 1 है तो इसको हम एग्रेसिव स्टॉक बोलते हैं। अगर ये इक्वल टू 1 है तो हम इसको न्यूट्रल स्टॉक बोल देते हैं, ठीक है। और अगर ये नेगेटिव बीटा है, वैसे रेयर चांसेस है, बीटा अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि इसका मार्केट के साथ अपोजिट रिलेशन है। यानी कि मार्केट आज अगर बीटा -1 हो तो ये बताता है कि अगर मार्केट 5% से बढ़ेगी तो हमारा स्टॉक 5% से गिरेगा, और अगर मार्केट 5% से गिरेगी तो हमारा स्टॉक 5% से बढ़ेगा। वैसे ऐसा जनरली जो है आपके सिक्योरिटीज़ के रिटर्न में अमूमन देखने को नहीं मिलता। जनरली इस तरह का रिलेशनशिप आपको गोल्ड और सिल्वर में देखने को मिलेगा, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर बोथ दोनों का जो है सिक्योरिटीज़ रिटर्न के साथ एक नेगेटिव रिलेशनशिप देखने को मिलता है। जब भी सेंसेक्स में, निफ्टी में गिरावट आती है, इन्वेस्टर्स वहाँ से अपना रुपया निकाल रहे होते हैं, तो फिर वो पारंपरिक जो तरीके हैं यानी कि गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो गोल्ड का आपको नेगेटिव रिलेशनशिप मिलेगा हमेशा शेयर मार्केट के साथ। शेयर मार्केट जब चढ़ती है तो गोल्ड के प्राइस में कुछ गिरावट मिलेगी, गोल्ड्स के रिटर्न्स में गिरावट मिलेगी। और अगर शेयर मार्केट्स के रिटर्न बढ़ रहे होते हैं, शेयर मार्केट चढ़ रही होती है, तो फिर गोल्ड के रिटर्न्स आपको कम देखने को मिलेंगे। तो ये आपका सिस्टमेटिक रिस्क आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क की। तो ये अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या है? जैसे कि मैंने बताया, ये फर्म स्पेसिफिक रिस्क होता है, ठीक है, ये लिखा भी हुआ है। फर्म स्पेसिफिक रिस्क यानी कि आप सारा रुपया किसी एक ही फर्म में लगाते हो तो आप ये जोखिम ले रहे हो भैया कि अगर वो फर्म डूबी तो आपको पूरा ले डूबेगी, ठीक है ना। तो इसलिए सारा पैसा एक ही जगह ना मत डालिए। डोंट पुट ऑल एग्स इन ए सिंगल बास्केट, ठीक है। तो आप डाइवर्सिफाई करिए। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलरली किसी फर्म की वजह से हो रहा है, ठीक है, पूरी इकोनॉमी में नहीं हो रहा। फर्म की मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट से रिलेटेड इशू है, लेबर रिलेशनशिप वहाँ ख़राब हो रही है, रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा है उसको, ठीक है, या मार्केटिंग मॉडल में कोई समस्या आ रही है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो इसको आप सिंपली डाइवर्सिफाई कर सकते हैं आप एक अच्छे एफिशिएंट पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करके। अब एफिशिएंट पोर्टफोलियो क्या होता है वो हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी उसमें ज़्यादा नहीं जाते। मोटे तौर पर अभी सिर्फ इतना बता देता हूँ कि जिस लेवल पर जो आपका एक्सेप्टेबल रिस्क लेवल है कि मैं भी इतना जोखिम उठा सकता हूँ, उस दिए गए जोखिम लेवल पर जो पोर्टफोलियो का कम्बिनेशन आपको सबसे अच्छा रिटर्न देता हो वही आपका एफिशिएंट पोर्टफोलियो कहलाता है, ठीक है। अब इस अनसिस्टमेटिक रिस्क को कैसे मापें? ठीक है, माप सकते हैं इसको, ये अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन होता है, ठीक है। अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या है? अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन इन सिक्योरिटी रिटर्न। मैंने जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया हुआ था कि 15% का वेरिएशन आपका हुआ सिक्योरिटीज़ के रिटर्न्स में, इसमें 10% मार्केट के कारण है, आपको पता चल गया। बाकी 5% जो वेरिएशन मार्केट से एक्सप्लेन नहीं हो रहा, उसी का नाम अनसिस्टमेटिक रिस्क है। तो यहाँ लिखा भी हुआ है कि टोटल वेरिएशन इन रिटर्न्स ऑफ ए सिक्योरिटी इज़ कॉल्ड टोटल रिस्क, ठीक है, जिसको हम वेरिएंस से डिनोट करते हैं। और इस टोटल रिस्क में से जब सिस्टमेटिक रिस्क हटा देते हैं तो अनसिस्टमेटिक रिस्क बच जाता है, ठीक है। तो अनसिस्टमेटिक रिस्क आपको निकालना, तो आप टोटल रिस्क में से, टोटल वेरिएशन में से जो सिस्टमेटिक रिस्क यानी कि मार्केट से जो डिफाइन किया हुआ रिटर्न है वो लेस कर दीजिए, ठीक है। इसीलिए आप यहाँ लिखा हुआ देख भी पा रहे हैं कि हैंस द अनसिस्टमेटिक रिस्क इज दैट कंपोनेंट ऑफ टोटल रिस्क विच इज़ नॉट एक्सप्लेन्ड बाय मार्केट, जिसे मार्केट एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, उसी का नाम अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है, ठीक है जी। अब ये अनसिस्टमेटिक रिस्क को बेसिकली दो कैटेगरी में भाई हम बांटते हैं। आपने लीवरेज एनालिसिस पढ़ा है, ठीक है। तो लीवरेज एनालिसिस में हमने ये सब चीज़ें डिस्कस की थी कि बिजनेस रिस्क क्या होता है, फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है। तो दो तरह का रिस्क जनरली होता है जिसको हम अनसिस्टमेटिक रिस्क बोलते हैं। बिजनेस रिस्क जो बिजनेस के पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स की वजह से अराइज होता है, यानी कि मैनेजमेंट की एफिशिएंसी में कोई प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट चेंज किया, नया मैनेजमेंट उतना कुशल नहीं है, उतने अच्छे ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है, या सेल्स में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहे हैं, या टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहे हैं, तो उसकी वजह
वजह से क्या होगा, आपका बिजनेस मॉडल अफेक्ट होगा, आपकी सेल्स, आपके रिटर्न्स हैं उससे अफेक्ट होंगे। तो अगर आप सारा रुपया एक ही तरह की इंडस्ट्री में लगाएंगे और उसके बिजनेस मॉडल में कोई समस्या आ गई तो आपका रुपया डूब सकता है। इसलिए एक जगह नहीं लगाएं, एक से अधिक जगह लगाएं। ठीक है। चेंजेज इन कंज्यूमर प्रेफरेंस, कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके प्रेफरेंस, उनकी प्राथमिकताओं में अगर कुछ बदलाव आ जाता है, ठीक है, तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो जाए, लेबर को लेकर प्रॉब्लम हो जाए, तो ये तो सारे बिजनेस रिस्क हैं। इसी तरह से होता है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क आपने पढ़ा भी होगा, फाइनेंशियल लीवरेज से हम इसको मेजर करते हैं कि अगर ये होता है मेनली कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर के कारण, ठीक है, फाइनेंसिंग के कारण। तो अगर किसी कंपनी ने अपना मोस्ट ऑफ फंड्स, मोस्ट ऑफ रुपया जो है डेट से उन्होंने कलेक्ट किया है, डेट से इकट्ठा किया हुआ है, तो उससे क्या होगा कि अगर उसकी सेल्स में गिरावट होगी तो उसको भी फिक्स अमाउंट वो पे करना ही है डेट का, तो वो जनरली ये पेमेंट नहीं कर पाएगी, इसको प्रॉब्लम आएगी। तो अगर किसी फर्म्स के पास, जिसे हमने नाम दिया है फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल, आप यहाँ देख भी पा रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल, ऐसी पूंजी जिस पर आपको एक स्थिर लो जो कह लीजिए कि फिक्स रेट में आपको पे करना पड़ता है। लाइक प्रेफरेंस शेयर्स पर आपको निश्चित प्रेफरेंस डिविडेंड देना होता है। इसी तरह से डिबेंचर्स पर आपको निश्चित रेट से, फिक्स रेट से इंटरेस्ट पे करना होता है। तो अगर ये इस तरह की एसेट्स ज़्यादा हैं, इस तरह की पूंजी आपने ज़्यादा यूज की हुई है, तो क्या होगा, तो आपका फाइनेंशियल रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है, इसमें ये इस तरह के रिस्क इसमें शामिल होते हैं। अब अगला क्वेश्चन उठता है कि ये जो जोखिम है इसको मापा कैसे जाए। इसके देखिए न्यूमेरिक एग्जाम्पल के साथ आपको क्लास में जो है एक बार ढंग से उसको फिर से भी करवाएंगे, प्रैक्टिस आपकी तो वहाँ हो पाएगी। अभी आप यूँ समझ लीजिए कि इसकी जो टेक्निक्स है मैं इनको जहाँ डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि एक तो टोटल रिस्क को कैसे मापते हैं। टोटल रिस्क को मापने के तरीके हैं दो, एक तो होता है एब्सोल्यूट मेजर, एक होता है रिलेटिव मेजर्स। एब्सोल्यूट मेजर्स का मतलब हो गया इन एब्सोल्यूट टर्म, ठीक है। अब एब्सोल्यूट टर्म्स क्या होती है, देखिए एब्सोल्यूट टर्म्स में कई बार कंपैरिजन करने में प्रॉब्लम आती है। जैसे मैंने कहा कि दो स्टूडेंट है, एक ए और एक बी, ठीक है। ए के मार्क्स इंग्लिश के पेपर में आए 150, बी के मार्क्स इंग्लिश के पेपर में आए हैं 90। बताओ कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अब ऑब्वियसली आप कहेंगे कि ए इंटेलिजेंट है, लेकिन मैंने आधी इन्फॉर्मेशन दी है। मैंने कहा कि ए को 150 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 200 और बी को मिले हैं आउट ऑफ 100। तो अब आप देख सकते हैं कि ए के 75% मार्क्स है और बी के 90% है, तो बी ज़्यादा इंटेलिजेंट लग रहा है। यही फ़र्क है एब्सोल्यूट टर्म्स और रिलेटिव टर्म्स में, ठीक है। तो 150 मार्क्स और 90 मार्क्स जो थे वो थे एब्सोल्यूट मार्क्स, और 75% और 90% थे रिलेटिव टर्म्स, जिनको हम एक दूसरे के कंपैरिजन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो एब्सोल्यूट मेजर्स हैं वो हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस उसका स्क्वायर होता है, ठीक है। तो किसी कंपनी के रिटर्न्स का आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो या उसका वेरिएंस निकाल लो, वो उसके एब्सोल्यूट मेजर को बताएगा, टोटल जोखिम कितना है उसको बताएगा। हाँ, अगर आपको कंपैरिजन करना है तो फिर आपको रिलेटिव मेजर्स की तरफ जाना पड़ेगा, जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सिंपली निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं दोनों के बीच में। तो ये इस तरह से हम टोटल रिस्क को मापेंगे, इसको विद न्यूमेरिकल एग्जांपल्स भी समझेंगे। फिर होता है सिस्टमेटिक रिस्क, मैं आपको बता ही चुका हूँ, बीटा की हेल्प से मापा जाता है, ठीक है। कोरिलेशन कोफिशिएंट मार्केट रिटर्न्स के साथ कितना हाई कोरिलेशन है उस पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए मार्केट के साथ इसका हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन नज़र आ रहा है 0.90, ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें सिस्टमेटिक रिस्क ज़्यादा होगा इस जोखिम में। क्यों? क्योंकि आप इसका कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकाल कर देखिए। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है, आर का स्क्वायर, तो 0.9 का स्क्वायर हो गया 0.81। और ये आर स्क्वायर क्या बताता है, आर स्क्वायर ये बताता है कि इस पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ के रिटर्न्स में जितना चेंज आ रहा है
उसका 81% चेंज तो मार्केट के कारण है, बाकी 19% चेंज जो है वो अनएक्सप्लेन्ड है। उसका हमें नहीं पता कि किस वजह से आ रहा है, उसको मार्केट एक्सप्लेन नहीं कर रही, कोई और फैक्टर्स है जो इसको अफेक्ट कर रहे हैं। तो कोफिशिएंट डिटर्मिनेशन से हमें पता चलता है कि जो वेरिएबल डिपेंडेंट है, ठीक है, उस डिपेंडेंट वेरिएबल पर जो दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कितना प्रभाव डाल रहा है, कितना वेरिएशन उसका दूसरे वेरिएबल से एक्सप्लेन हो रहा है। ठीक है, अगर यही कोरिलेशन आपका 0.6 होता, ठीक है, तो कोफिशिएंट डिटर्मिनेशन आता 0.36। इसका मतलब जो टोटल चेंज आया उसमें 36% वेरिएशन एक्सप्लेन हो रहा है मार्केट की वजह से, बाकी किसी और वजह से। तो इस तरह की टेक्निक्स हम इसमें यूज़ करेंगे। और अनसिस्टमेटिक रिस्क निकालने का वैसे तो सिंपली हम ये करते हैं कि टोटल रिस्क में से सिस्टमेटिक रिस्क घटा देते हैं और इसको अल्फ़ा से हम लोग डिनोट करते हैं। और इसमें भी कोरिलेशन टेक्निक्स यूज़ की जाएगी, क्योंकि कोफिशिएंट डिटर्मिनेशन होता है R²। ठीक है, टोटल वेरिएशन कितना है, अभी जैसे हमने देखा टोटल वेरिएशन आ रहा था 0.8, अगर कोरिलेशन 0.90 था, तो 1 - R² अगर मैं कर देता हूँ तो ये कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, यानी कि अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन। ठीक है, तो R² एक तरह से एक्सप्लेन्ड वेरिएशन को दिखा रहा है और 1 - R² आपका अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन को दिखा रहा है। तो इस तरह से हम जोखिम को माप सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी 36 मिनट्स का लगभग ये वीडियो हो चुका है, वैसे तो लंबा जा रहा है, बट मैं सोच रहा हूँ कि एक साथ ही कंटिन्यूटी में आपको बता दूँ रिटर्न्स के बारे में भी। तो रिटर्न्स क्या होते हैं और उसको कैसे मापते हैं, ज़रा वो भी समझ लें। तो रिटर्न्स को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, रिटर्न्स मीन्स कि जो आपका प्रॉफिट लॉस जो भी एक इन्वेस्टर को मिला, जो भी टोटल इनकम जनरेट हुई इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ में इन्वेस्ट करने के कारण, उसको जितना आपने इन्वेस्ट किया उससे डिवाइड कर दीजिए और मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। ठीक है, तो वो आपका टोटल रिटर्न्स कहलाएगा। जैसे आपको इंटरेस्ट मिला है डिविडेंड, वो आपने लिखा। ठीक है, फिर आपने बेचा वो शेयर 25 में, ख़रीदा था 20 में, तो 25 - 20 वो 5 रुपये कैपिटल गेन यहाँ लिख दीजिए। अगर उल्टा होता है कि ख़रीदा आपने 25 में था और बेचना आपको 20 का पड़ा, तो 5 रुपये फिर ये माइनस कर देना आपने उसमें से। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए जितने में आपने ख़रीदा 20 या 25 और मल्टीप्लाई 100। तो इस तरह से आप टोटल रिटर्न्स इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये रिटर्न्स कई तरह के होते हैं। अब ये रिटर्न्स देखिए, जब आपको प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, इक्विटी शेयर्स के लिए निकालना हो तो आप क्या करते हैं, जो डिविडेंड है वो प्लस कैपिटल गेन और डिवाइड बाई इन्वेस्टमेंट, कितने का ख़रीदा था, कि आपने शेयर्स ख़रीदा था 50 रुपये का, 5 रुपये डिविडेंड मिला, 50 का ख़रीद के आपने उसको 52 का बेचा तो 2 रुपये गेन मिला और डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाई 100। इस तरह से निकालेंगे। अगर 2 रुपये प्रॉफिट के वजह 2 रुपये लॉस हुआ तो -2 कर देना भाई। ठीक है, और अगर डिबेंचर्स या बॉन्ड्स के केस में निकालना है तो वहाँ इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट प्लस अगर कोई कैपिटल गेन होता है तो वो डिवाइड बाई इन्वेस्टमेंट की कितना रुपये आपने इन्वेस्ट किया था। अब देखिए क्वेश्चन उठता है कि क्या रिटर्न्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल क्लासीफाई कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिस पर अक्सर क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट नोट्स आते हैं कि रिटर्न्स कितनी तरह के होते हैं, कितनी तरह से हम उसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो जो आपके रिटर्न्स है उसको हम कई कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं, जिसमें एक होता है हिस्टोरिकल रिटर्न्स, इसका एक और भी नाम है एक्स पोस्ट रिटर्न, ये आप नोट कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट टर्म्स है एक्स पोस्ट रिटर्न। एक्स पोस्ट रिटर्न का मतलब पास्ट रिटर्न्स के बेस पर अंदाज़ा लगाना कि किसी कंपनी से हमें कितना रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो जो दोज रिटर्न्स विच आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट प्राइस पैटर्न्स, उसे हम बोलते हैं एक्स पोस्ट रिटर्न्स। फॉर एग्जांपल, ये मैंने एग्जांपल लिया है, जैसे आप देखिए कोई शेयर्स आज आपने 2001 में 25 रुपये का ख़रीदा और आपको डिविडेंड मिला 2 रुपये, अगले साल 1 रुपये, फिर 2 रुपये, फिर 3 रुपये, फिर 4 रुपये, इतना आपको डिविडेंड मिला। ठीक है, और 2005 में मान लीजिए आपने उसको 38 रुपीज़ में सेल कर दिया। ठीक है, तो अब आपका रिटर्न्स कितना होगा, अगर मैं कहूँ तो डिविडेंड के रूप में आपको कितनी इनकम मिली, 2 और 1 जोड़ा 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12 रुपये तो आपको डिविडेंड मिला। फिर 25 का ख़रीद कर 38 में बेचा तो 13 रुपये आपको कैपिटल गेन मिला, और डिवाइड बाई ख़रीदा कितने में था, 25 में, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। तो इस तरह से जो आपने रिटर्न्स निकाला भाई, ये मेरा 5 साल का रिटर्न है और इसके बेस पर मैं 1 साल का रिटर्न कितना है उसको एस्टिमेट करना चाहूँ, तो इसे हम कहते हैं एक्स पोस्ट रिटर्न। ठीक है, दूसरा होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न, जिसे हम एक्स
एंट रिटर्न बोलते हैं, एक्स एंट, मिला नहीं है, आगे हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटकम्स, कि जो रिटर्न्स मिल सकता है उसका एस्टिमेट करना, उसकी संभावना क्या है, उसके बेस पर अंदाज़ा लगाना। जैसे हमने कहा कि भाई किसी इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में हमने इन्वेस्ट किया और हमें लगता है कि अगर सब कुछ अच्छा रहा, ऑप्टिमिस्टिक रहा, तो ये बताते हैं 25% रिटर्न मिलेंगे, लेकिन इसके चांसेस 0.3 है। पैसिमिस्टिक रहा, यानी कि सब कुछ बड़ा बुरा रहा, एडवर्स रहा, तो 15% रिटर्न मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी 0.3 है। और इन एन एवरेज 20% मिल सकता है 0.4 प्रोबेबिलिटी के साथ। तो अगर इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न मुझे निकालना हो तो 25 मल्टीप्लाई 0.3 प्लस 15 मल्टीप्लाई 0.3 प्लस 20 मल्टीप्लाई 0.4, और इसको आप जोड़ेंगे तो 20% को मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कह सकता हूँ, कि इतना रिटर्न्स मुझे उम्मीद है जो मिल सकता है इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट असेट्स में, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कहलाते हैं। दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आप सुनेंगे इसमें HPR, होल्डिंग पीरियड रिटर्न्स। होल्डिंग पीरियड रिटर्न्स क्या होता है कि अभी देखिए जो मैं रिटर्न्स बताया वो होल्डिंग पीरियड रिटर्न्स ही हैं, मतलब जितने टाइम आपने शेयर्स को, डिबेंचर्स को रखा उसका टोटल रिटर्न। ये अभी पीछे मैंने आपको बताया था, ये अगर मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ तो ये भी होल्डिंग पीरियड रिटर्न ही निकाला था। इसमें हमने कितना निकाला था, डिविडेंड 12 रुपये, कुल मिलाकर कैपिटल गेन 13 रुपये डिवाइड बाई 25, यानी कि जितने पीरियड तक मैंने उसको होल्ड किया, अपने पास रखा, उस पीरियड में टोटल जितना इंटरेस्ट या डिविडेंड मिला, उस पीरियड का जितना टोटल कैपिटल गेन रहा डिवाइड बाई इन्वेस्टमेंट, ये कहलाता है होल्डिंग पीरियड रिटर्न। जब 5 साल रखा है तो 5 साल का टोटल रिटर्न कहलाएगा होल्डिंग पीरियड रिटर्न। अगर केवल 3 साल तक रखा है तो उसका टोटल रिटर्न कहलाएगा होल्डिंग पीरियड रिटर्न, ठीक है। तो इसलिए इसको निकालते हैं इंटरेस्ट या डिविडेंड प्लस जो कैपिटल गेन, जो कि आप देख रहे हैं सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस डिवाइड बाई बाइंग प्राइस मल्टीप्लाई 100, ठीक है। फिर ये तो हो गया भाई 5 साल का इकट्ठा रिटर्न। अब मैं कहूँ कि भैया 1 साल का रिटर्न मुझे निकालना हो तो वो निकाला जाता है एवरेज रिटर्न्स। और इसको जनरली 2 ढंग से निकालते हैं। एक तो सिंपल अर्थमेटिक एवरेज हम निकाल सकते हैं। सिंपल अर्थमेटिक एवरेज कैसे निकलती है, मान लीजिए पहले साल रिटर्न मिला 15%, अगले साल रिटर्न मिला 12%, अगले साल गिरावट आ गई, रिटर्न मिला माइनस के 10%। तो अगर इसका एवरेज रिटर्न मुझे निकालना हो तो 15 + 12 - 10 डिवाइड बाई 3, ये इसका 3 साल का एवरेज रिटर्न बन जाएगा। चौथे वर्ष मान लीजिए फिर से 15% का या 13% का पॉजिटिव रिटर्न देता है, तो +13 कर दीजिए डिवाइड बाई 4, ये कहलाएगा एवरेज रिटर्न। तो ये 2 तरह से निकाला जा सकता है। एक तो सिंपल एवरेज जैसा कि मैंने अभी निकाला, R1 R2 Rn, मतलब R1 पहले साल का रिटर्न, दूसरे साल का रिटर्न, तीसरे साल का रिटर्न, n ईयर्स का रिटर्न, और डिवाइड बाई नंबर ऑफ़ ईयर्स, तो वो सिंपल अर्थमेटिक एवरेज कहलाती है। दूसरा होता है ज्योमेट्रिक मीन बेस्ड एवरेज। ज्योमेट्रिक मीन बेस्ड एवरेज कैसे निकालते हैं, मान लीजिए पहले साल का रिटर्न है आपका 15% अगेन, दूसरे साल का रिटर्न हो मान लो 12%, तीसरे साल का हो माइनस के 10%, ठीक है। तो इसका रिटर्न कैसे निकालेंगे एवरेज रिटर्न, तो इसमें हम निकालते हैं 1 + R1, यानी कि 1 + 0.15 मल्टीप्लाई करना है 1 + 0.12, ठीक है। और आगे नेगेटिव है तो 1 - 0.10, ठीक है। और इस पूरे को जितने नंबर ऑफ़ ईयर्स है, 3 ईयर्स है तो 1/3, ठीक है। ये जो वैल्यू होगी ये ज्योमेट्रिक रिटर्न कहलाएगी, ज्योमेट्रिक मीन एवरेज बेस्ड रिटर्न्स, ठीक है। तो जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं 1 + R1 मल्टीप्लाई 1 + R2 मल्टीप्लाई 1 + Rn, जितने भी ईयर्स हैं, ठीक है। और इसकी ब्रैकेट 1/n, ठीक है। और इसमें से -1 करना है, मैं उधर करना भूल गया था, तो -1, ठीक है। ये कहलाएगा ज्योमेट्रिक मीन बेस्ड एवरेज रिटर्न, ठीक है। 1 + 0.15, 1 + 0.12, 1 - 0.10, पावर 1/3 और -1, ये कहलाएगा ज्योमेट्रिक मीन बेस्ड एवरेज रिटर्न। आगे एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज़ की जाती है रिटर्न्स के केस में, दैट इज़ कॉल्ड इफ़ेक्टिव एनुअलाइज्ड रेट। इफ़ेक्टिव एनुअलाइज्ड रेट वहाँ यूज होती है जहाँ किसी बॉन्ड्स, जनरली बॉन्ड्स के केस में यूज होती है, जहाँ उसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से अधिक का होता है।
ठीक है। तो हमने कहा अभी 5 साल में ये आपको इतना रिटर्न दे देगा। अब मैं उस रिटर्न्स को एनुअलाइज करना चाहूँ कि एनुअल रिटर्न्स ऑन एन एवरेज कितना है, तो वो कहलाता है EAR, ठीक है, इफ़ेक्टिव एनुअलाइज्ड रिटर्न, ठीक है। तो आप यहाँ देख भी पा रहे हैं, दिस टाइप ऑफ रिटर्न इज़ कंप्यूटेड व्हेन होल्डिंग पीरियड फॉर इन्वेस्टमेंट इज़ मोर देन 1 ईयर। सो EAR इज इक्वलेंट पर एनम रिटर्न अर्नड ऑन इन्वेस्टमेंट, कि पर एनम रिटर्न जो हमने उस इन्वेस्टमेंट एवेन्यू पर लिया वो उसके बराबर होती है। और इसको कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं, सिंपली 1 + RN, ठीक है, मल्टीप्लाई ब्रैकेट बंद करके 1/n से हम इसकी रेज़ टू पावर कर देंगे, ठीक है। ये EAR कहलाएगा। अब देखिए किस तरह से निकाला है। आप RN क्या है, यहाँ RN है होल्डिंग पीरियड रिटर्न्स, मतलब जितने टाइम का वो मैच्योरिटी पीरियड है उस टाइम कुल मिलाकर जो मिलेगा वो टोटल रिटर्न्स, ठीक है। और उसके बेस पर इसे फाइंड, और N का मतलब नंबर ऑफ़ ईयर्स, मैच्योरिटी पीरियड जितना है उसका, उसे N से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि यहाँ अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि मान लीजिए आपने कोई बॉन्ड्स लिया 16 ईयर्स जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड समझते हैं ना, जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो जीरो रिटर्न्स बॉन्ड जिसको हम बोल सकते हैं, जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड, सॉरी जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड या जीरो कूपन बॉन्ड। ये ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिस पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है। इसमें सिंपली क्या होता है कि ये आपको डिस्काउंट पर इशू किया जाता है और रिडम्पशन फिर इसका पार वैल्यू पर होता है। अब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 16 वर्ष इसका मैच्योरिटी पीरियड है, जीरो कूपन बॉन्ड यानी कि बीच में इंटरेस्ट कुछ मिलेगा नहीं, फेस वैल्यू 100 है, यानी कि मैच्योरिटी पर आपको 100 रुपये मिलेंगे। लेकिन आज ये बॉन्ड आपको कितने में मिल रहा है, 22 का, यानी कि आज 22 में ख़रीदो, आज 22 रुपये इन्वेस्ट करो, 16 साल बाद 100 रुपये लो, मोटे तौर पर कहें तो इसका मतलब ये है। अब इसका रिटर्न्स किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखो टोटल रिटर्न्स तो आपने कैसे निकाला भाई, 100 - 22, 78 रुपये मैंने कमाए, कितने पर कमाए, 22 रुपये इन्वेस्ट करके, ठीक है। और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, इतना परसेंट रिटर्न मिलेगा 16 वर्षों में, ठीक है। तो वो आप देख भी पा रहे हैं, 100 - 22 / 22, तो 3.5454 या 354.54% रिटर्न, ठीक है। तो ये EAR कहलाता है। यहाँ पर भी मैं -1 करना लगता है, भूल गया हूँ, -1 यहाँ पर भी होगा। तो अब EAR आप किस तरह से निकालेंगे, जो आपका इफ़ेक्टिव एनुअलाइज्ड रिटर्न आप किस तरह से निकालेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 1 + RN, 1 + RN कितना है अपना 3.5454 और रेज़ टू पावर बाय 1/16 -1। अब ये जो वैल्यू आ रही है 1.0624 -1, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, ये वैल्यू आ रही है 0.0624, यानी कि 6.24% इसका इफ़ेक्टिव रिटर्न है, एनुअल रिटर्न, कि ऑन एन एवरेज एनुअली ये मुझे 6.24% का रिटर्न देगा। देखने में 16 वर्षों में 354% रिटर्न बहुत ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन अगर मैं देखूं एनुअलाइज करूं तो एनुअलाइज रिटर्न इसका 6.24% रिटर्न है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एब्सोल्यूट रिटर्न्स एंड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, इसे रिस्क रिलेटिव रिटर्न्स ही बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट रिटर्न्स का मतलब तो है कि बिना किसी जोखिम को कंसिडर करे, जोखिम पर ध्यान दिए बिना आप जो रिटर्न्स ले रहे हैं वो एब्सोल्यूट रिटर्न, और जोखिम को भी अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो रिस्क रिलेटिव रिटर्न्स। अब इसका मतलब ये है, देखो आप ए सिक्योरिटी और एक बी सिक्योरिटी है, ए सिक्योरिटी का रिटर्न है 16%, बी सिक्योरिटी का रिटर्न है 10%। मैंने पूछा बताओ भाई कौन सी अच्छी है, ऑब्वियसली आप ये कहेंगे कि भाई ए सिक्योरिटी अच्छी है, ठीक है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन अधूरी है, ये जो आप बात कर रहे हैं ये एब्सोल्यूट रिटर्न्स की बात कर रहे हैं। अब मैंने कहा कि भैया बी में और ए में जो जोखिम है, रिस्क फैक्टर है, अगर बी में 1 यूनिट का जोखिम है तो ए में उससे 2 गुना जोखिम है। तो अब पर यूनिट ऑफ रिस्क ए में कितना रिटर्न मिल रहा है 8% और बी में कितना मिल रहा है 10%। तो 1 यूनिट जोखिम की अगर मैं उठा रहा हूँ तो उस पर बी रिटर्न मुझे दे रहा है 10% और ए दे रहा है 8%। तो अब कौन सा अच्छा है, अब ए अच्छा है। दिस इज़ कॉल्ड रिस्क रिलेटिव रिटर्न्स या रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रिटर्न्स क्या है, सम ऑफ टोटल इंटरेस्ट डिविडेंड जो आपने मिला प्लस कैपिटल गेन, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रिटर्न्स आर कंप्यूटेड विदाउट कंसिडरिंग
रिस्क एसोसिएटेड विद द असेट्स, उस पर जोखिम कितना जुड़ा हुआ है उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो रिस्क रिलेटिव रिटर्न्स हैं, ये आप जब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन पर मैंने पूरा एक वीडियो भी बनाया हुआ है, वहाँ आप देखिए, उसमें जो है पूरा कंप्लीट मैंने इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वहाँ रिस्क रिलेटिव रिटर्न्स निकाले जाते हैं, किस तरह से एब्सोल्यूट रिटर्न्स में से रिस्क फ्री रिटर्न। अब मैंने कहा भैया जोखिम उठाकर कितना कमाया 16%, बिना जोखिम कितना अर्न कर सकता था 8%, और जोखिम की यूनिट कितनी है, अब वो टोटल रिस्क के बेस पर भी निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे तब, और अगर सिर्फ सिस्टमेटिक रिस्क को कंसिडर कर रहे हैं तो बीटा लेंगे। ये पूरा पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन में, जैसे कि मैंने बताया, मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैं इस पर दोबारा नहीं जाऊँगा। तो डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन या बीटा जो भी आपको लेना हो उससे आप डिवाइड कर देंगे, और इसका कंपैरिजन फिर इसी तरह की दूसरी सिक्योरिटी जो कि 12 माइनस 8 और डिवाइड बाय मान लो उसकी यूनिट 1 है, तो आप इन दोनों का कंपैरिजन करके देखेंगे और उस बेस पर आप अनुमान लगाएंगे कि कौन सी सिक्योरिटी अच्छा कर रही है और कौन सी नहीं कर रही। ठीक है ना। तो ये आपका रिस्क रिलेटिव रिटर्न्स कहलाता है। तो जो असेट्स जिसका हाई डिग्री ऑफ रिस्क रिलेटिव रिटर्न्स होता है उसे हम प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों चीज़ों को कंसिडर किया जा रहा है, जोखिम को भी और रिटर्न्स को भी। ठीक है ना। अब रिस्क रिटर्न्स की रिलेशनशिप, जो अपना टॉपिक जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं आगे कि इनमें क्या रिलेशनशिप है, तो देखिए दोनों में पॉजिटिवली कोरिलेशन आपको नज़र आता है। हाई रिटर्न्स के लिए इन्वेस्टर को हाई रिस्क लेना ही पड़ेगा। ठीक है। अब दो तरह के रिस्क जो हमने पढ़े, अनसिस्टमेटिक रिस्क, उसको आप मिनिमाइज़ कर सकते हो, एक अच्छा एफिशिएंट पोर्टफोलियो बना लो, एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन कर लो, एक से अधिक तरह की सिक्योरिटीज़ में सिस्टमेटिक ढंग से आप इन्वेस्ट करो। ठीक है। तो एक अच्छा जब पोर्टफोलियो, एफिशिएंट पोर्टफोलियो जब आपका बन जाएगा तो आपका जो कह लीजिए कि ये जोखिम है वो अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगा, मिनिमाइज़ हो जाएगा। ठीक है। जबकि जो सिस्टमेटिक रिटर्न्स है जिसे हम बीटा से मापते हैं, ठीक है, वो आपका डायरेक्टली मार्केट के साथ जुड़ा हुआ है, और उनमें रिटर्न्स कैसे हैं, आपने एक CAPM मॉडल पढ़ा होगा। ठीक है। जिसमें हम कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल अप्रोच जो आपने पढ़ी भी होगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए, तो इसमें होता है RF प्लस बीटा, ठीक है, RM माइनस RF। ठीक है। तो RF से मतलब रिस्क फ्री रिटर्न, RM का मतलब मार्केट के रिटर्न। ठीक है। इसको आप ऐसे समझ लो, मान लीजिए किसी मार्केट में रिटर्न है 15%, रिस्क फ्री रिटर्न हो 10%, तो अब उस जो बीटा के बेस पर ये रिटर्न्स किस तरह से अफेक्ट होंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कैसे होंगे। तो अब देखो, जैसे RF 10% तो रिस्क फ्री रिटर्न्स, ठीक है, प्लस बीटा मान लीजिए किसी फर्म का बीटा, जैसे मैंने यहाँ लिया है 1.5 उसका बीटा है, और ब्रैकेट 15 माइनस 10 RM माइनस RF। तो अब देखो 15 माइनस 10 एक्चुअल में क्या है, जोखिम का रिवार्ड है, क्योंकि मैंने जोखिम उठाया इसलिए रिवार्ड। अब जोखिम कितना उठाया है, ये मार्केट जोखिम का रिवार्ड है। ठीक है। अब मैंने मार्केट से भी 1.5 गुना जोखिम उठाया, मेरा बीटा है 1.5, तो मुझे रिवार्ड कितना मिलना चाहिए, 10 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई 5 7.5, यानी कि मेरा जोखिम के हिसाब से रिवार्ड मिलना चाहिए मुझे 17.5। दूसरा केस, अगर बीटा 1 हो, मार्केट के बराबर ही जोखिम में उठा रहा हूँ, तो उस केस में आप देखिए 10 प्लस बीटा 1 है तो 15 माइनस 10, रिवार्ड कितना 5, और मैंने कितना जोखिम उठाया, मार्केट के बराबर ही, तो 5 1 जे 5, तो 15% ही मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा, यानी कि इक्विवेलेंट टू मार्केट। अगर ये बीटा 1 से कम हो, 0.8 हो, जैसे कि अगले एग्जाम्पल में लिया है, तो अब मैं मार्केट से कम जोखिम उठा रहा हूँ। ठीक है। ये मार्केट का रिवार्ड से 5%, तो मुझे रिवार्ड्स मिलेगा इससे कम, 5 मल्टीप्लाई 0.4, 5 मल्टीप्लाई 0.8 यानी कि 4, तो अब मुझे रिटर्न मिलेगा 14। और अगर ये जीरो हो, तो जीरो होने का मतलब मार्केट बढ़े घटे मेरे रिटर्न्स में कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं। जैसे ट्रेडिशनल टेक्निक्स होती है, पोस्ट ऑफिस टेक्निक्स होती हैं, तो भैया जब आपने जोखिम उठाया ही नहीं तो रिवार्ड भी नहीं मिलेगा। जीरो से जब आप इसको 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो आपको कितना मिलेगा, केवल रिस्क फ्री रिटर्न मिलेगा। यानी कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे बीटा बढ़ रहा है, अगर यही बीटा 2 होता तो 5 मल्टीप्लाई 2 10 और 10 20, तो ये बीटा वैल्यू जितनी अधिक होगी, मार्केट बढ़ने के साथ साथ आपको उतना ही ऊंचा रिटर्न मिलेगा। लेकिन उल्टा भी उतना ही सत्य है, अगर
बीटा वैल्यू हाई है तो मार्केट गिरेगी, तो उतनी ही तेज़ी के साथ आपके शेयर्स में गिरावट भी आएगी, रिटर्न्स उतनी ही तेज़ी से गिरेंगे भी, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो इस तरह से रिलेशनशिप काम करती है रिस्क और रिटर्न्स की। अब यहाँ देखिए, आप जब असेट्स को जब सेलेक्ट करते हैं तो मैंने आपको अभी बताया रिस्क रिलेटिव रिटर्न्स आप निकालना चाहिए आपको, और जिसका रिस्क रिलेटिव रिटर्न्स अच्छा है उसको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और दूसरी वाली बात कि देखिए, हमने कहा कि भाई ज़्यादा रिटर्न्स के लिए ज़्यादा जोखिम कमाना पड़ेगा, लेकिन जोखिम कमाने की सबकी जोखिम सहन करने की सबकी अपनी अलग अलग क्षमता होती है। तो इन्वेस्टर को सबसे पहले क्या करना चाहिए, इन्वेस्टर को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि वो कितना जोखिम सहन कर सकता है। फिर उस दिए गए जोखिम पर जो उसकी जोखिम की एक्सेप्टेबल लिमिट्स हैं कि भाई इतना, भाई इस लेवल तक मैं जोखिम सहन कर सकता हूँ, उसके हिसाब से जो उसको इन्वेस्टमेंट एवेन्यू सबसे अच्छा रिटर्न दे रहा हो उसी में ही उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये रिस्क रिटर्न्स एनालिसिस इस तरह से काम करता है। कराना मुझे ये भी था कि मैं इसमें आपका जो है ये टैक्सेशन का और जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट का क्या इम्पैक्ट होता है रिटर्न्स पर, वो भी मैं कराना चाह रहा था, बट वो इसमें फिर वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, 55 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं और उसमें हम समझेंगे रिटर्न्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपके टैक्सेशन का और ट्रांजैक्शन कॉस्ट का, ठीक है। सो थैंक यू।